मॉर्निंग स्टूडेंट। रेडियोएक्टिविटी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है और केमिस्ट्री भी है, कॉमन टॉपिक है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे ही रेडियोएक्टिविटी है और काफ़ी इजी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। ये लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 रेडियोएक्टिविटी डिफाइन कर दिया था मैंने। लेक्चर 2 N/P रेशियो हम लोग डिस्कस किए थे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए, बट वो N/P रेशियो जो है वो रॉन्ग रूल था। फाइनली हम लोग को जो करेक्ट रूल पढ़ना था वो मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ थ्योरी भी है और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास मैंने एक पॉइंट डिराइव कर दिया था 1 AMU इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मास डिफेक्ट। सो सेकंड पॉइंट मास डिफेक्ट एंड देन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और उससे रिलेट करना है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और बहुत सारा ग्राफ। सेकंड, सो हम लोग को डिस्कस करना है मास डिफेक्ट। ये हर क्वेश्चन में यूज होता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें हर क्वेश्चन में मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसी से फिर कंटिन्यू करेंगे एनर्जी निकालना आपको। सो मास डिफेक्ट के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कई पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन लेके देखते हैं। नंबर 1 में ऑक्सीजन 8 और 16, ये है ऑक्सीजन एटम। आप जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये 8 हो गया, 8 प्रोटॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो गया 8। 16 माइनस 8 घटाएंगे तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन्स निकालना। ये 16 है, उसमें से 8 घटा लीजिए और ये 8 आ गया। सो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना, वो भी लिख लीजिए। एट ऐसे। अब इस ऑक्सीजन का हमें थ्योरेटिकल मास निकालना है। थ्योरेटिकल मास और एक बार एक्सपेरिमेंटल मास, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों मास कैलकुलेट करना है। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि मास ऑफ एटम इज नियरली सेम एज द मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी लो और वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बट आप पढ़े हुए हैं कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में। आप लिख लीजिए ऐसे। आपको ऐसे लिखना हो कि थ्योरेटिकल मास m थ्योरेटिकल ऐसे कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल मास ऑफ ऑक्सीजन। सो थ्योरेटिकल मास में आप ये टर्म आप लिख सकते हैं कि ये 8 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस आप लिख सकते हैं 8 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये डाटा जो है वो नेग्लिजिबल है, जो कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किए थे और वो एटॉमिक मॉडल में भी आया था ये पॉइंट। सो ये पॉइंट को आप नेग्लिजिबल कर लीजिए। ये नेग्लिजिबल है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा लीजिए। सो फाइनली आ गया 8 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि क्लास में पढ़े हुए हैं, और 8 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये थ्योरेटिकल मास हो, ठीक है। आप डाटा रखना हो, डाटा रख लीजिए। 8 मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 होता है AMU यूनिट में, मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1.00866, ये यूनिट हो गया AMU ऐसे, एटॉमिक मास यूनिट। सॉल्व करिए इसको। सो जब आप सॉल्व करेंगे इस यूनिट को तो ये वैल्यू आएगा 16.13 AMU, ठीक है। ये होता है थ्योरेटिकल मास ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का थ्योरेटिकल मास है। सो ये थ्योरेटिकल मास। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन बनाते समय यही तरीका है, सबसे पहले थ्योरेटिकल मास निकालिए, फिर एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंटल मास दिया रहेगा वो मास जो पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल में एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट रहता है, वो एटॉमिक वेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल मास है। थ्योरेटिकल मास निकालना आपको।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मास। सो मैं ऑक्सीजन के लिए डिस्कस कर रहा हूं, आप किसी भी एटम में आप बना सकते हैं। सो M ऐसे लिख लेंगे, ये लिख लेंगे एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का जो एक्सपेरिमेंटल मास है, एक्सपेरिमेंटल मास जो हुआ वो होता है, जो कि पीरियोडिक टेबल में डाटा रखा हुआ, एग्जैक्ट चाहिए तो ये 15.99 AMU होता है। ये गिवन रहेगा, ठीक है आपका, ये गिवन, अगर न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं तो गिवन इन क्वेश्चन। सो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो थ्योरेटिकल मास, एक्सपेरिमेंटल मास, ये दोनों का डिफरेंस जो निकालते हैं आप, दोनों का डिफरेंस निकालना है, वही कहलाता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट होगा डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मास। ये मास हमेशा बड़ा रहेगा, जो ऐड करेंगे वो बड़ा रहेगा, ये दिया रहेगा, पेपर में क्वेश्चन में मिलेगा, दिया रहता है आपको, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यही मास डिफेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते समय इसकी जरूरत पड़ेगी, काफी आसान है, और यहां से हम लोग ऑक्सीजन 8 और 16 का हम लोग डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट, तो थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, ये थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास सॉल्व कर लेंगे। सो थ्योरेटिकल मास 16.13 और ये है 15.99। सो ये मास डिफेक्ट इज इक्वल टू 0.14 AMU। ये ऑक्सीजन के लिए 4 हम लोग ने डिस्कस किया है, ऑक्सीजन 816। ये तो ऐसे किसी भी एटम के लिए आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, और आता है पेपर में डायरेक्ट आता है कि ये मास डिफेक्ट आप बताइए। कई क्वेश्चन थ्योरेटिकल में आ चुके हैं कि मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। कई बार ऐसे इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस तरह दे देगा, ऑक्सीजन है 8 है 16 है, बस बोलेगा कि मास डिफेक्ट बताइए, यहाँ पे मास डिफेक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मास डिफेक्ट थ्योरेटिकल मास माइनस मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास ऐसे निकालना है। अच्छा, इसको थ्योरेटिकली पूछता है कि अच्छा थ्योरी में ही लिख के दिखाइए, तो आंसर इस फॉर्म में भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये 8 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा इस तरह से भी पूछा जाता है मास डिफेक्ट के लिए। होगी नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इजी है और काफी क्वेश्चन है इससे, खूब सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। नेक्स्ट, जैसे फ्लोरीन है, ऐसे बोल देगा 9 है 19 है, और इसका मास डिफेक्ट निकालना डेल्टा एम। सो फ्लोरीन के लिए हमें कैलकुलेट करना है इस एटम के लिए मास डिफेक्ट ऐसे निकालना। सो थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल, अगर थ्योरेटिकल मास आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, 9 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसमें 10 है, प्लस 10 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ फ्लोरीन, हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ,
कई बार ऐसे ही बोल देता है कि कोई भी एटम है, एक एटम है जिसका जेड, और कोई भी एटम एक्स एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक वेट ए है, ऐसे पेपर में दे देगा। ठीक है, सो बोला था इसका मास डिफेक्ट निकालिए, तो ऐसे सॉल्व करना आपको। मास डिफेक्ट जेड, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। चेक कर लीजिए, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम एक्स, हो गया। सो कई बार ये ऑप्शन में ही आते रहता है, इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, आया हुआ कई एग्जाम में। नेक्स्ट, मान लीजिए न्यूट्रॉन है और 1d2 है, ऐसे इस तरह लिखना। पूछा जाए कि मास डिफेक्ट इसका बनाइए, तो आप लिखेंगे कि 1 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसमें से इसको घटाएंगे न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, हो गया। और हमेशा ध्यान रखना है कि मास डिफेक्ट, जो मास डिफेक्ट है वो निगेटिव नहीं होता, हमेशा मास डिफेक्ट पॉजिटिव ही रहना। मास डिफेक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये खुद क्वेश्चन आता है ऐसे न्यूमेरिकल थ्योरी टाइप क्वेश्चन, थ्योरी खूब क्वेश्चन है, एक सेकंड में मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, 4 रिएक्शन, अगर मास डिफेक्ट क्वेश्चन में आप बना रहे हैं और रिएक्शन के लिए पूछा जाता है तो 4 रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन लिखा हुआ और उसमें मास डिफेक्ट चाहिए तब ये चीज़ है। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड है R और राइट साइड है P। सो R का मतलब हुआ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और P4 प्रोडक्ट, ऐसे। मुझे मास डिफेक्ट निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम, ये है मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट निकालने का तरीका होता है कि ये मास ऑफ रिएक्टेंट, ये मास ऑफ रिएक्टेंट लिखना है माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे। तो जैसे आप एटम के लिए पढ़ रहे थे उस तरह रिएक्शन के लिए बना सकते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट रहे, 2 रिएक्टेंट रहे, या 2 3 प्रोडक्ट रहे, तो आप समेशन कर लीजिएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। समेशन ये क्या मीनिंग है मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए पेपर में दिया रहेगा, मास तो दिया रहता है, जैसे मान लीजिए मास लिखा हुआ है और 1h2, ये न्यूट्रॉन है, 1h2 का मास लिखा हुआ है और 2.0141 AMU ऐसे लिखा रहेगा, ये मास लिखा रहेगा, क्वेश्चन में मास लिखा रहेगा और 2 हीलियम 4 ऐसे। सो यहाँ पे आपका 4.0026 AMU, ये पेपर में सब लिखा रहता है आपको। और मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे जोड़ दिया, बोला कि मेरे पास है 1H2 और यहाँ पे 1H2 और दोनों कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके 2He4 बना रहा है। दोनों जो कंबाइन होता है ऐसे रिएक्शन को फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज करना, जुटना, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब टूटना, ये फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, ये है फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन, ऐसे फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, मुझे मास डिफेक्ट निकालना है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकालना है। तो मैंने बताया तो कि मास डिफेक्ट जो है अगर कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ज़्यादा है, 2 या 3 है तो समेशन लगा दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा।
मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ दो रिएक्टेंट है, ऐसे दोनों सेम ही है, फिर भी दो है, सो समेशन मैंने यूज कर लिया। सो लिखना है 2.0141 प्लस 2.0141 माइनस ये रिएक्टेंट दो है, दोनों का मास, प्रोडक्ट 4.0026 यूनिट AMU। फिर से सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा एम 4.0282 माइनस 4.0026 AMU ऐसे। सो डेल्टा एम सॉल्व करिए। 12 6 कटेंगे 6, नाउ यहाँ पे 7 हुआ 2 5, सो 1, ओह नो, रीचेक। 12 12 6 6 हो गया, नाउ 7 5 2 5 6 AM हो गया। तो यह मास डिफेक्ट जो पेपर में डायरेक्ट आता है मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी एटम के लिए, किसी रिएक्शन के लिए, और क्वेश्चन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे जहां पे यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। कोई भी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए A B कोई भी फ्यूजन हो रहा है, नाउ 8 पॉइंट ऐसे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। मान लीजिए कि A है और B है और फ्यूजन किया और एक प्रोडक्ट बनी है C। ये A और B जस्ट कंबाइन कर रहा, तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन ऐड करना जितना, मान लीजिए इसमें मासेस की हम लोग बात करेंगे कि मास जो है, इसका मास है M1, इसका मास है M2, इसका मास है M3, ऐसा मास डिफेक्ट निकालना है, एकदम सिंपल। सो मास डिफेक्ट जो होता है रिजल्ट, वो होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 2 हो 3 हो तो समेशन लगा देंगे ऐसे। सो मास डिफेक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट में करेंगे आप M1 और प्लस M2, और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस M3। डेल्टा एम जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0, मास डिफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। सॉल्व कर लेंगे। सो M1 प्लस M2 माइनस M3 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लीजिएगा। M1 प्लस M2 हमेशा ग्रेटर होगा M3 से, या तो ये आंसर कर लीजिएगा, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, M3 लेस होगा M1 प्लस M2 से, ऐसा कर लीजिएगा, हो जाएगा। सो मास डिफेक्ट के लिए मैंने पॉइंट बता दिया। अभी कुछ मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा मास डिफेक्ट, आप बनाइएगा, देखिएगा मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। अब मैं कन्वर्ट कर देता हूं इस मास डिफेक्ट को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में भी पढ़ना हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट कंप्लीट हो गया, सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसमें भी करेक्शन होगा। हम लोग पढ़ना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ना है, वो मैं डिस्कस करता हूं आपको।
देखिए, आप ऑक्सीजन को लेकर डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन हुआ और 8 और 16, ये है ऑक्सीजन एटम। हम लोग ने जस्ट इससे पहले पॉइंट में डिस्कस किया है इसका मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कंप्लीट हो गया है इसमें। इसका जो हम लोग कैलकुलेट किए थे मास डिफेक्ट, ये कंप्लीट कर लिया है। ये हम लोग ने देखा था कि मास डिफेक्ट जो थ्योरेटिकल मास है माइनस एक्सपेरिमेंटल मास या जो गिवन मास है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपने सॉल्व किया था। थ्योरेटिकल मास जो हो गया वो 8 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस द मास ऑफ ऑक्सीजन, ये था थ्योरेटिकल मास हुआ। ठीक है, जब आपने थ्योरेटिकल मास देखा था तो ये थ्योरेटिकल मास जो आया था वो है 16.13 माइनस 15.99 AMU ऐसे, और हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया था और ये आया था 0.14 AMU। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि 1 AMU जो है इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप जानते हैं। सो ये 1 AMU के जगह पे आप रिप्लेस कर लीजिए, 931.5 रिप्लेस करेंगे, और वही देखिए मास डिफेक्ट वही एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। और एनर्जी कन्वर्ट करना कितना ईजी है, ये पढ़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अगर हमें ये पढ़ना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आप कर सकते हैं 0.14 AMU, उसके जगह रिप्लेस करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यही तो निकालना था, एकदम इजी। बट स्टेबिलिटी ये डिसाइड नहीं करता, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं डिसाइड करता है। बाहर बहुत तेज हवा चल रहा है, आंधी आने वाला है, आने वाला क्या, आ रहा है। ठीक है, सो थोड़ा साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाहर का भी साउंड आ रहा होगा, तो इसको करीब कंप्लीट करते हैं, फिर मैं क्लोज करता हूँ। देखता हूँ ज़्यादा तेज अगर हवा है तो मैं विंडो क्लोज करूँगा। सो प्लीज यहाँ पे नोट करेंगे, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस कर लीजिए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ठीक है, इसको बताता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वेट प्लीज वेट, ये जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, आप जानते हैं कि इसके न्यूक्लियस में जो ऑक्सीजन के बारे में बात करें, इसी को हम लोग तो पढ़ रहे हैं। सो न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो मान लीजिए मैं प्रोटॉन बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लिया, और न्यूट्रॉन मैंने कुछ ऐसे कर लिया। ये इनको बोलते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग बनेंगे न्यूक्लियस। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है वो 16 है। और आपको साइंस में पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ना है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो निकालने का तरीका है डेल्टा एम, और मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर भी। ये भी एनर्जी जो आएगा वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ही है। ठीक है, उसी से तो ये वाला आया है आपका। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड करता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कितना बॉन्डिंग हो रहा है वो बताता है स्टेबिलिटी के लिए। सो यहाँ पे आपको फाइनली बनाना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन बनाएंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हुआ पर न्यूक्लियन का 0.14 931.5 बाई 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है,
ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। ये जब आप सॉल्व करेंगे, आप मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये है 8.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? ये मैंने कैलकुलेट किया है ऑक्सीजन के लिए। हर एक एटम का वेरी करते रहता है, तो मैंने ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया ये डाटा, और फिर यहाँ से एक रेफरेंस बना, एक रिजल्ट बना, ये साइंस का एक रिजल्ट बना कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर जो है वो 7 to 9 के बीच में अगर लाइक किया, ये साइंस का एक रिजल्ट बनाया गया। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ये लाइक कर रहा है 7 और 9 के बीच में, अगर ये 7 और 9 के बीच में आएगा, तब जाके न्यूक्लियस जो होगा वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ऐसा न्यूक्लियस साइंस का जो है वो डिसाइड किया गया कि ये साइंस में मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हो। तो ये फाइनल रूल बना स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए कि एनी न्यूक्लियस का मास इफेक्ट कैलकुलेट करना है। मेथड मैंने समझा दिया, और मास इफेक्ट को कन्वर्ट करना है एनर्जी में। वो एनर्जी होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी नहीं बताता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना, पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो आया उसमें न्यूक्लियंस जो है नंबर है उसको डिवाइड करिए, और वो नंबर अगर वो लाइज कर रहा है 7 and 9 के बीच में, न्यूक्लियस डिफाइंड है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ये साइंस का रूल बना। अब यहाँ पे एक ग्राफ है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, एक ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ है। एम्स में क्वेश्चन, आईटी एडवांस में, आईटी मेन में, नीट के अंदर क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ग्राफ बनाता हूँ, मैं समझाता हूँ ग्राफ आपको। बड़ा सा ग्राफ है, तो मुझे बोर्ड थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, और इस पार्ट उस पार्ट दोनों को कंबाइन करता हूँ। देखिए, तो ग्राफ में हम लोग ऐसे प्लान करेंगे। इस साइड कर देंगे एटॉमिक वेट, ए। इधर है आपका एटॉमिक नंबर, कर लीजिए। एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन ये है। ये जो स्केल जाएगा वो स्केल 1 2 3 4 के स्केल पे जाता है। जैसे ये है पॉइंट, मान लीजिए कि ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0.6 है, 7 हुआ, 8 हुआ, ऐसे ये 9, ये स्केल ऐसे चलता है। और एटॉमिक वेट का स्केल 20 के गैप पे चलता है। तो 20, मान लीजिए कि ये है 20, मैंने ले लिया 20, और ये 40 कर लिया, और ये है 60 हो गया, ये है 80, 100। समझिएगा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे आया हुआ है। 140, 160, 180, 200, 220, 240। सो ये 20 के गैप पे चलता है। ये एटॉमिक वेट थोड़ा आगे मैं कर देता हूँ, 240। ये है एटॉमिक वेट, ऐसे। हाईएस्ट पॉइंट जो जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट जाता है वो यहाँ तक जाता है। इस पॉइंट पे थोड़ा मुझे लाइट ऑफ करूँगा मैं। तो हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये हर एग्जाम में ये भी पूछा हुआ एम्स में। हाईएस्ट पॉइंट ये पॉइंट है 56, जो 56 पॉइंट जो देख रहे हैं एटॉमिक वेट 56, ये है आयरन। और ये लेवल जाता है 8.8 को, ये इसको टच करता है 8.8 को, 9 तक नहीं जा पाता है, 8.8, और वो है आयरन। और प्लॉट करने दीजिए, और मुझे प्लॉट करने दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ है, और हीलियम,
हीलियम का ये 7 तक छूता है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके बीच में रहता है, हीलियम यहाँ तक जाता है 7, फिर लिथियम यहाँ पे, यहाँ है बेरिलियम है, यहाँ बोरन है, इस पॉइंट पे कार्बन है और नीचे आएगा ऑक्सीजन 8 से थोड़ा सा ऊपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर ग्राफ ऐसे जाता है फ्लोरीन। सो ग्राफ ऐसे फॉलो करते हुए इस तरह से ऐसे 240 235 पे यूरेनियम कर लीजिएगा। इस ग्राफ से बहुत सारा चीज़ें सीखेंगे आप। कुछ ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, यहाँ बोरन हुआ, फिर ये कार्बन हुआ, कार्बन यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन अभी कैलकुलेट किया था आपने कि 8.15 जो आया था, फ्लोरीन यहाँ हुआ ना। उसके बाद ग्राफ ऐसे चलते हुए आयरन पिक पे जाएगा, पिक पे आयरन होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आयरन, और फिर ग्राफ डाउन हो जाएगा। तो यह है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर जा रहा है एटॉमिक वेट के लिए। इस ग्राफ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखना है, ठीक है। सो आप नोट करेंगे, ठीक है। सो अब मैं इसमें डिफरेंट पॉइंट मैं बनाते रहूँगा। इस सेकंड पॉइंट आप कर लीजिए, इसको सेकंड पॉइंट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, ऐसे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आयरन के लिए, आयरन जिसका एटॉमिक वेट 56 है, यहाँ 56, ऊपर में 8.8, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे आयरन। अब इसमें थर्ड पॉइंट में ये आता है, देखिए अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैक्सिमम हो तो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो पूरे साइंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल एटम पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल एटम, जो भी आप स्टार्टिंग हाइड्रोजन से डीबी या लास्ट तक जितने भी एटम जानते हैं उसमें मोस्ट स्टेबल एटम पूछा जाएगा तो आपको लिखना है आयरन। बट लास्ट क्लास लेक्चर 1 में तो आप पढ़े थे मोस्ट स्टेबल एटम लेड, नहीं, लेड के बारे में बोला जाता है कि मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, जो भारी भारी बड़े बड़े एटम है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल लेड है। बट पूरे ओवरऑल केमिस्ट्री में, साइंस में मोस्ट स्टेबल एटम तो आयरन ही है, आयरन रहेगा। तो लेड के बारे में बार बार मैं लिखवाया था लास्ट क्लास में, जब बोला था कि उस वहाँ लिखा था मैंने, या बार बार बोल रहा था कि वो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम होता है, ठीक है। सो मोस्ट स्टेबल एटम नहीं है, मोस्ट स्टेबल हैवी एटम है, तो दोनों अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्राफ से आप ये पढ़ सकते हैं, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था कि मोस्ट स्टेबल, ये लिखा रहेगा मोस्ट स्टेबल हैवी एटम। तो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम अगर लिखना हो तो आप लेट कर लेंगे, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे, ऐसे लेट लिखेंगे, ठीक है। बट अगर हमें लिखना होगा मोस्ट स्टेबल एटम, सो मोस्ट स्टेबल एटम इन केमिस्ट्री, अगर ये लिखना हो, ऐसा पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल एटम इन केमिस्ट्री, सो बेस्ट होगा आयरन। ये आयरन है, आयरन में हाईएस्ट, इसका वैल्यू हाईएस्ट होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्योंकि इसका वैल्यू हाईएस्ट रहेगा, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे भी लिखा जाता है कि न्यूक्लियर या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लिख लीजिए पूरा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, इसका वैल्यू जो कि 8.8 होता है, ये भी डाटा भी आपको जानना है, 8.8। तो हाईएस्ट वैल्यू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए। मैं एक बार वीडियो चेक करूंगा, कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है, सही है, करेक्ट। अब इस ग्राफ से कई क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैवी एटम में लेड होता है, बट
पूरे केमिस्ट्री में मोस्ट स्टेबल एटम पढ़ना होगा तो मोस्ट स्टेबल एटम आयरन है, क्योंकि वो जेड का वैल्यू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हाईएस्ट वैल्यू होता है। यहाँ आयरन हीलियम के लिए पढ़िएगा, हीलियम के लिए ये वैल्यू 7 होता है, ये भी पूछा जाता है आपको। बाकी सब जिगजैग है आपका, इधर के पैटर्न जिगजैग रहेगा। ऑक्सीजन तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के लिए ये 8.15 था। नेक्स्ट, अब इस ग्राफ से सीखना है आपको, कई पॉइंट आपको सीखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, इससे काफ़ी क्वेश्चन है आपको। सो ग्राफ में ये सीखना है आपको ऐसे। फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कर देता हूँ एटॉमिक वेट। इसको शॉर्ट में कर दो, न्यूक्लियर है बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर दे रहा हूं। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे मैं बना देता हूं। और ग्राफ मैंने आपको बताया कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इस ग्राफ का पैटर्न ऐसा, ये जिगजैग पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये जोन देख रहे हैं कि आप अगर इस जोन को देखेंगे, यहाँ इस जोन को, ये जो जोन है ये आपका, ये जो जोन है यहाँ इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एटम मिलेंगे। ये जो जोन है कि जहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाई है, आप इस जोन को देखेंगे तो इस जोन में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, इस जोन में, ग्रीन वाला बेल्ट में। तो ये जो है इस बेल्ट के बीच में, ये ग्रीन वाले जोन में जितने एटम आएंगे वो मोस्ट स्टेबल एटम, क्योंकि मोस्ट स्टेबल एटम इसी जोन में, ये एटॉमिक वेट का ये जोन है कि ये इधर से आयरन से नीचे, आयरन से थोड़ा लेफ्ट और राइट, यहाँ पे आपको मोस्ट स्टेबल एटम मिलेंगे, क्योंकि इस जोन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। तो ये जोन जो हुआ, इस जोन के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल एटम मिलेंगे, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल एटम बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एकदम स्लो एकदम डिफरेंट अलग अलग पॉइंट जिसमें इसमें बाइंडिंग एनर्जी से जो पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एकदम स्लो। फिर से देखेंगे, तो ये है एटॉमिक वेट और हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर और बाइंडिंग एनर्जी, और ये हम लोग बातें करेंगे पर न्यूक्लियन का। सो आपने ग्राफ ऐसे बनाया कि ये पैटर्न जो फॉलो करेगा वो जिगजैग पैटर्न है। ये पैटर्न स्टार्टिंग में ऐसे जा रहा है, ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे बन गया ये पैटर्न। तो आप बताइए कि इस साइड में इधर जो एटम है, यहाँ जो एटम है, ये एटम जो है, ठीक है, वो एटम हैवी एटम है, हैवी एटम, ठीक है। देखिए ये हैवी एटम है, आप समझिए, यहाँ पे बड़े बड़े एटम है, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ यूरेनियम है, बड़ा बड़ा एटम है। इस साइड जो है वो हैवी, ठीक है, हैवी एटम, ठीक है, ये हैवी एटम है, ठीक है। और हैवी एटम जान रहे हैं कि ये इधर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो हैवी एटम जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है, और लेस स्टेबल है, ठीक है। और ये लोग चाहते हैं, ये हैवी एटम जो लेस स्टेबल है वो चाहते हैं कि किसी तरह मैं यहाँ पहुँचा, ऐसे यहाँ पहुँचा, ऐसे इस जगह पहुँचूँ, और यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा ऐसे मिडिल साइज का, छोटा छोटा तो नहीं बट मिडिल साइज का एटम में ऐसे कन्वर्ट कर दो। तो ये एटम जो मिडिल साइज का एटम है, ये जो बड़े बड़े एटम इधर है, बहुत छोटे एटम हाइड्रोजन इधर है, ये मीडियम साइज का एटम है, मीडियम साइज का ये एटम है। तो ये बड़े एटम जो है वो हैवी एटम लेस स्टेबल है, वो चाहते हैं कि ये किसी तरह यहाँ से कन्वर्ट करके ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो इस जगह जब पहुँचेंगे तो ये एक मोस्ट स्टेबल एटम है, ठीक है। और जब ये यहाँ से यहाँ आप जाएंगे, ठीक है, सब समझिए पॉइंट को, ठीक है, लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में जाएंगे, तो लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में जाएंगे तो श्योर एनर्जी रिलीज होगा, एकदम एनर्जी रिलीज होगा। आप ऐसे रिलेट करिए ना, जैसे आप अपने आप को रिलेट करिए, आप अपने आप को ऐसे रिलेट करिए, ठीक है। आप जो है आप अपने आप को ऐसे रिलेट करना है कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो अभी आपकी स्टेबिलिटी थोड़ा लेस है,
आप डिपेंडेंट हैं ना, पेरेंट डिपेंडेंट हैं, आप पेरेंट आपको पैसे देते हैं, आप पढ़ते हैं, बट आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, जब आप पढ़ते पढ़ते बड़े बिग डॉक्टर, बिग इंजीनियर, बड़े ऑफिसर आप बनेंगे, तब तो आप मोस्ट स्टेबल में हो जाएंगे। तो अभी जो है, अभी आपका लाइफ जो है, अभी एज ए स्टूडेंट आप लेस स्टेबल हैं। लेस स्टेबल मीन्स कि आप पेरेंट डिपेंडेंट हैं, पेरेंट आपको अभी पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर अगर हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर जो है, मान लीजिए कि आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स का जो टाइम है, उस टाइम के बाद जब आप एक बड़े से डॉक्टर, बड़े इंजीनियर और ऑफिसर बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनेंगे, तो ऑफिसर बनेंगे तो ऑफकोर्स आप मोस्ट स्टेबल जोन में चले जाएंगे, और आप जानते हैं कि ये आपका फेज जो होगा वो मोस्ट स्टेबल फेज होगा। अब आप पेरेंट डिपेंडेंट नहीं हैं, अब आप पैसे अर्न करेंगे, ठीक है। चीज़ें आप जानते हैं, आप कई बार रिलेट किए हैं कि ये आपका चेंजेस जो होता है 5 ईयर में दिखता है। अभी आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अभी रिजल्ट नहीं दिखेगा, उसका रिजल्ट 5 साल बाद दिखता है। कोई भी लाइफ में चेंजेस होता है, जो भी आप करेंगे उसका रिजल्ट जो होता है 5 ईयर, 5 का मल्टीपल चलता है, 5 साल में दिखेगा। बेस्ट और बेटर रिजल्ट दिखेगा 10 साल में, एक्सेलेंट रिजल्ट देखना तो 15 ईयर, 5 ईयर के इंटरवल पे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो आप हार्ड वर्क करेंगे, एक्सेस वर्क करेंगे, भले आप डॉक्टर इंजीनियर ना भी बने, फिर भी आपको रिजल्ट दिखेगा, आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे। उस चेंजेस का वेट करना है, वो चेंजेस का पीरियड होता है 5 ईयर। ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि आप जब वर्क करते हैं, कोई भी वर्क, जैसे आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस करते हैं, कई बिजनेसमैन सोचते हैं कि बस आज दुकान खोला और कल से खूब पैसा आने लगेगा। और हम कई लोग को हम देखते हैं कि बिजनेस किया, 1 साल तक वेट किया, और 1 साल वेट करने के बाद दुकान बंद कर दिया, फिर दूसरा बिजनेस किया, दूसरा 1 साल वेट किया, फिर दुकान बंद कर दी। तो 1 साल में इकोनॉमिक्स बोलता है, इसीलिए ना पढ़ना जरूरी होता है कि इकोनॉमिक्स के रूल को भी समझना होता है। ये नहीं कि आपने दुकान खोला और 1 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चेंजेस देखने में 5 ईयर का टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है वहां पे। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो 5 ईयर के बाद आपको चेंजेस, 5 ईयर के बाद नहीं, 5 ईयर के इंटरवल पे आपको बिग चेंजेस दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अभी तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको खूब हार्ड वर्क करना है। आपको पता है कि ये 5 ईयर का जो है एक ड्यूरेशन है, आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। जब आप डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तब आपकी लाइफ मोस्ट स्टेबल फेज में हो जाएगी। और मोस्ट स्टेबल फेज में जैसे ही आप मोस्ट स्टेबल फेज में जाएंगे, ये रिएक्शन यहाँ एनर्जी रिलीज करते हैं। आप जानते हैं कि ये जैसे आप मोस्ट स्टेबल होते हैं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। आप पढ़े हुए हैं, ये सब चीज़ें कोई समझाना थोड़ा है। ये आप कितने बार केमिकल काइनेटिक ग्राफिकल फॉर्म की ये एनर्जी का जो प्रोग्रेस है, आप जानते हैं कि जब आप मोस्ट स्टेबल फेज में आएंगे तो ये यहाँ से यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मनी, मनी के फॉर्म में ये रिलीज करता है। आप पढ़े हुए हैं कि ये एनर्जी और टाइम का जो ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, 10 जगह पढ़े हुए हैं कि आप जब मोस्ट स्टेबल फेज में आएंगे, जब स्टेबिलिटी आपकी आएगी, बहुत हाई स्टेबल होंगे, तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी इन द सेंस ऑफ मनी, मनी रिलीज होता है, जिससे आपकी सारी ड्रीम्स जो है वो पूरा होता है। तो आप कई जगह पढ़े हुए हैं, एक जगह नहीं। काइनेटिक वे कंप्लीट हो गया है, उसमें भी आप पढ़े हुए हैं चीजें। सो मुझे ये समझाना था कि जब भी कोई चीज स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी होता है, तो वहां एनर्जी रिलीज करता है, जो आप जानते हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेट कर लीजिए रेडियो एक्टिविटी से। अगर कोई हैवी एटम लेस स्टेबल है और हैवी एटम डीके करके, डिसोसिएट कर करके छोटे छोटे साइज में, बहुत छोटे साइज नहीं जाना है, बहुत छोटे यहाँ नहीं आना है, मिडिल साइज के एटम में जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइंस में न्यूक्लियर फिजन। देखिए, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बम, एटम बम पढ़ना है, वो सारा कुछ यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस ग्राफ से सब कुछ समझ सकते हैं। ये आपको पता है कि जब ये डीके कर रहा है, तो डीके करने में इस प्रोसेस को बोलते हैं साइंस में न्यूक्लियर फिजन, टूटना, फिजन प्रोसेस बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस। और न्यूक्लियर फिजन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। स्टेबिलिटी जैसे ही हाई स्टेबिलिटी हुआ, जैसे ही मोस्ट स्टेबल हुआ, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और होता भी तो है। ये जो हैवी एटम जो आप पढ़ रहे हैं, ये हैवी एटम जो है वो बड़े बड़े एटम हैं। मान लीजिए यूरेनियम ही है, यूरेनियम हैवी एटम है, 92 है और 235 है। यही एटम तो डीके करता है, यही एटम डीके करके ये छोटे छोटे क्रिप्टन और इसमें एटम में आता है। तो यही न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ये मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम बम में यही तो होता है। हैवी न्यूक्लियस जो होता है डीके कर जाएगा, टूट जाएगा, मिडिल साइज के न्यूक्लियस में आएगा, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एटम बम ब्लास्ट करेगा, नाउ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये डीके कर दिया, छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक किया, और न्यूक्लियर फ्यूजन से डिजाइन होता है एटम बम। और ऐसे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट वही है, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। कोई भी सिस्टम, चाहे आप हो, एटम हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, अगर स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना ही है। एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जानते भी हैं, ये हम लोग जानते हैं कि एटम बम ब्लास्ट करेगा तो एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वो इस ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जरूरत है। ये आईटी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं थोड़ा। नेक्स्ट द 5-6 पॉइंट। अब आप उस साइड हटा दीजिए, उधर हटाइए, इधर आ जाइए। इस ग्राफ से बहुत चीजें आपको सीखना है। अब इधर आइए, बताइए, ये एकदम छोटा एटम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा सा एटम। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हाइड्रोजन है, वो छोटा एटम है। तो बहुत सारे छोटे 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 एटम, ऐसे छोटे एटम आप देख रहे हैं कि छोटा एटम भी है, जो दिख रहा है यहाँ पे छोटा एटम, ये सब छोटे एटम जो है वो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है। और ये लोग, इन लोग ने प्लान किया कि किसी तरह हम लोग छोटे छोटे एटम मिल करके यहाँ पहुंच जाते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये मिडिल साइज का एटम या थोड़ा सा बड़ा एटम बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, जुटना, जुट जाना। ये भी आप जानते हैं कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये वाला इस जोन में स्टेबिलिटी हाई है, तो ये जो हुआ मोस्ट स्टेबल हुआ। ऊपर जाने पे ये मोस्ट स्टेबल एटम, ये एटम मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो प्रोसेस आप जाएंगे, यहां से यहां प्रोसेस जाएंगे, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब भी आप स्टेबिलिटी गेन करेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इधर से गए थे तो न्यूक्लियर फ्यूजन था, इधर से जाएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, जिससे कि बनता है हाइड्रोजन बम। इस एटम बम से 10 टाइम मोर पावरफुल होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे, बनाएंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ग्राफ आप बनाएंगे और बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है, और इससे बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बम बनते हैं। ठीक है, प्लान करेंगे यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होगा ही। मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे छोटे छोटे एटम्स ऐसे ले लें और इसको हम लोग बड़ा कर देंगे, जैसे बड़ा करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एच, एनर्जी रिलीज करना ही, ठीक है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। और ये बन गया मोस्ट स्टेबल, और ये रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। जिससे कि आप डिजाइन करेंगे हाइड्रोजन बम। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये तो इस ग्राफ से जो आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़े थे, इस ग्राफ से आपको फ्यूजन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्यूजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। फाइनली आपको ये सीखना है, आप ये इस ग्राफ से सीखेंगे कि अगर इस ग्राफ में आप बताएंगे, अगर इस ग्राफ में 7 और यहाँ पे हो गया 8, 7 पॉइंट, इस ग्राफ में अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस लाइन को फॉलो करेंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, चाहे इस ग्राफ में ऐसे इस लाइन से इधर से ऊपर जाएंगे, दोनों प्रोसेस कहीं से चाहिए, बस नीचे से ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर जाना है, दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक रिप्रेजेंट करेगा फ्यूजन को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा फ्यूजन को।
तो आपने देखा कि इस जोन में मोस्ट स्टेबल एटम है और जब भी स्टेबिलिटी गेन होगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। सो यहाँ पे आप इस ग्राफ में फाइनली बना लेंगे कि ये रिएक्शन ग्रीन वाला ये भी ऊपर जाएंगे तो एक्सोथर्मिक, चाहे इधर से जाएंगे तो ये भी एक्सोथर्मिक होगी। एक को फ्यूजन एक को फिजन कह सकते हैं। यह है फ्यूजन, यह है न्यूक्लियर फिजन। इस जोन में जो रहते हैं एटम वो मोस्ट स्टेबल एटम इस जोन में रहते हैं। ये जोन है जहां पे मोस्ट स्टेबल एटम मिलेंगे। तो ये ग्राफ से हम लोग ने ये सब सीखा पॉइंट कि ये पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो बैठा हुआ है इस जोन पे वो आयरन है। आयरन का एटॉमिक वेट जो है वो है 56 है। ये सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, ऊपर जाना, इधर से जाना, इधर से जाना, एनर्जी रिलीज करना, ये सब क्वेश्चन है, आया हुआ है सब क्वेश्चन। ये है हीलियम है, यहाँ हीलियम का वैल्यू 7 होता है। ये भी क्वेश्चन है कि हीलियम का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है, तो ये नियरली 7 क्या है कौन से यूनिट में, तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट। इसका वैल्यू कितना होता है, तो आयरन का वैल्यू 8.8 कौन सा यूनिट है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और उससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम ग्राफ। इस ग्राफ से बहुत सारा रिजल्ट। अब मैं इस ग्राफ के एप्लीकेशन को दिखाता हूँ जो आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, मेन में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटी एडवांस का क्वेश्चन एकदम आसान सा है। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो ग्राफ ऐसे ही रहता है। देखिए हम लोग का जो करेक्ट ग्राफ तो ये था, करेक्ट ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऐसे ग्राफ था, ऐसे ग्राफ था, ठीक। बट एग्जाम में ऐसे रफ दे देता है, ऐसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ था आईटी एडवांस में। आईटी में तो और नया नया ग्राफ भी देगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सो मेन करेक्ट ग्राफ वो है, बट एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट कर देता है, बोलता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज, कौन से रिएक्शन में एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज का मतलब हम लोग को डिस्कस करना है एक्सोथर्मिक हुआ। तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर आप ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ जाए या ऐसे जाए, ऐसे इस रेड लाइन में, कोई भी लाइन में नीचे से ऊपर जाए, चाहे यहाँ नीचे से ऊपर जाए, ये दोनों प्रोसेस जो होता है रेड कलर का वो एक्सोथर्मिक होता है। अगर ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में ऊपर से नीचे आ रहा है जो कि गलत है। ऑप्शन बी में W से X प्लस Z, एक ऊपर गए बट एक नीचे आ गए, ये गलत है। ऑप्शन सी में W टू 2Y जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से 2Y, ये सही है। ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। और फिर डी नहीं होगा, X से एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ये X है, एक ऊपर गए एक नीचे गए, तो ये गलत हो गया। तो जो लोग जानते हैं वो 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में ऐसे फिंगर टिप्स पे बन जाता है। तो वो देखिए वो ग्राफ में जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि फ्यूजन है, फिजन है, उससे तुरंत बन गया। एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे मेन में भी आया हुआ, आईटी मेन में क्वेश्चन है, आपका एम्स में भी क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, फिंगर टिप्स आसान है। तो क्वेश्चन आईटी मेन का है और आईटी मेन में ये क्वेश्चन दिया हुआ था एकदम आसान सा, वही आईटी एडवांस वाला ही पैटर्न है। लिखा हुआ कि एनर्जी रिलीज इन प्रोसेस, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, वही कॉन्सेप्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और
आपको अगर एनर्जी रिलीज करना है तो आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, चाहे आप यहाँ से ऐसे जाएंगे। सो एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इधर से जाइए ऊपर, चाहे इधर से ऊपर जाइए। सो ए प्लस बी, सो ए प्लस बी और सी ऊपर जा रहा है, ये करेक्ट है, ये 1 वाला नंबर करेक्ट है। ये अगर 1 करेक्ट होगा तो 2 नहीं होगा। नाउ डी प्लस ई एफ, डी प्लस ई एफ रॉन्ग, रॉन्ग। ये तो डी प्लस ई और एफ ये तो नीचे जा रहे हैं, बट एफ एफ जो है ब्रेक करके ई प्लस डी एकदम करेक्ट। तो आंसर 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, यस आंसर डी है, ये डी है, आंसर डी। तो आईटी मेन क्वेश्चन है ये आपका, एकदम सिंपल सा नीट का क्वेश्चन कर लीजिए। तो कितना आसान सा है मेडिकल क्वेश्चन, और इस साइड नीट है और उस साइड एम्स का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एकदम इजी। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का मुझे करेक्ट ग्राफ चाहिए। देखिए करेक्ट ग्राफ तो ऐसे होता है, सही ग्राफ तो ऐसे रहेगा, बट नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो जो बेस्ट हो, जो वेरी क्लोज हो, जो सबसे क्लोज है वो ग्राफ ऐसा लिखना है सी। कई लोग बोलते हैं सर डी डी कर दीजिए डी, बट डी में एक्चुअली पिक कितने बार पिक आ रहा है, डी में पिक 2 बार आ रहा है, जो कि गलत है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में पिक एक ही बार आता है, और वो पिक जानते हैं आयरन के लिए होता है। आप पढ़ चुके हैं कि आयरन का एटॉमिक वेट जो है वो 56, उस पॉइंट पे पिक आएगा। तो ये 2 पिक जो है वो गलत है। सही ग्राफ जो बेस्ट हो चारों में से, जो सबसे करेक्ट लगता हो सही, तो वो, बट नहीं लिखा रहेगा तो जो चारों में बेस्ट हो वो करिएगा। ऐसे ही 7 एम्स का क्वेश्चन है, इसमें ये भी पूछा जा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर में करेक्ट ग्राफ चाहिए, और ये भी रफ स्केल लिखा हुआ है, बट आंसर तो आप 1 सेकेंड में बना लेंगे, और वो आंसर है ए, क्योंकि पिक जो है वो आयरन के लिए है, आप पढ़ चुके हैं, और कहीं पिक है नहीं। ये भी पिक है तो 124 नहीं, एटॉमिक वेट आयरन का 56 होता है। सो ये है कर्व था आपका, सारे एग्जाम में आ गया। आईटी एडवांस में और करिए तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खूब अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का है, और एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अलग टाइप का लिखा हुआ, मैंने बताया कि उन लोगों का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अलग ग्राफ ही देते हैं। हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, हम लोग का साइंस में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग का ऐसे पढ़ा हुआ, इस तरह से हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं कि ये ऐसे गया, हीलियम गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे होते हुए ऐसे, हम लोग ये ग्राफ पढ़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं। इन लोगों का एकदम अलग ग्राफ रहेगा, ये जैसे नए ग्राफ दे देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जिसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगा, आप पढ़े हुए हैं कि ये अपने से रिलेट करिए कि ये जोन जो है, ये जोन है जहाँ पे कि मोस्ट स्टेबल लोग रहेंगे, और मोस्ट स्टेबल लोग यहाँ हैं, और ये लोग जो हैं ये जाना चाहेंगे ऐसे, ऊपर जाना चाहेंगे, और ऊपर जाएंगे तो इसको साइंस में बोलते हैं द फ्यूजन, फ्यूजन, क्योंकि इधर से बड़े हैवी न्यूक्लियस हैं जो ऊपर जाना चाहेंगे, फ्यूजन। और ये जो न्यूक्लियस है जो इधर से जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं वो सोचेंगे कि हम लोग ऊपर चले जाए, तो इसको बोलते हैं द फ्यूजन, ठीक है, ये ऐसा। तो ये आईटी एडवांस मल्टीपल क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि फॉर फ्यूजन, ये तो गलत है, क्योंकि 100 और 200, 100-200 के बीच का जोन है, 100-200 के जोन में मोस्ट स्टेबल लोग हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। फ्यूजन के लिए 200 और 260, 200 to 260 ये जोन हो गया, 200 से ज़्यादा 260 का ये जोन हुआ, तो ये लोग फ्यूजन करेंगे, ये सही है, ये तो सही है आपका, ठीक है। फॉर फ्यूजन ये 1 to 50 और 51 to 100 ये लोग जो है फ्यूजन करेंगे। लेकिन लगता तो है दोनों करेक्ट है, ठीक है, बट उसमें सही आंसर जो है वो ए नहीं है, और करेक्ट आंसर बी है। इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां हम लोग को कुछ सीखना है,
ठीक है, समझने के लिए जो बेस्ट पॉइंट है वो पॉइंट ए एंड बी है, वो पॉइंट सबसे अच्छा है जहां हम लोग को सीखना है और समझना है वहां पे। फॉर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 और 50 के बीच में, और वहां 51 to 100 के बीच में। कई लोग बोलते हैं कि सर दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये इस लेवल पे लेस स्टेबल है, लोग ऊपर जाना चाहेंगे। तो मैं समझा देता हूँ। पहले ऑप्शन एक मैं आपको समझाता हूँ, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए में, ठीक है, ये आप बातें कर रहे हैं कि ये ऑप्शन ए में कि मुझे यहाँ से फ्यूजन करके ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये लाइन कहाँ से है? जो 0 से है 100 के बीच में, और वो 100 से ये लाइन जा रहा है 200 के बीच में। तो अगर कोई आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ले लें, आप ए ऑप्शन में अगर आप बात कर रहे हैं और 1 to A और 50 के बारे में बात कर रहे हैं, लेट अपने मन से मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 25। तो 25 को अगर आपको फ्यूजन दिखाना हो, अगर इसको फ्यूजन करना हो, ठीक है, 25 क्योंकि इसके बीच में है, अगर मान लीजिए 25 है और इसको फ्यूजन करना हो, तो अगर दो को फ्यूजन करेंगे, मान लीजिए एक एटम ए है, मान लीजिए एटम एक कोई भी है, मान लीजिए एटम कुछ भी सिंबल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए कि एटम पी है और एटम पी है, और दोनों फ्यूजन करना चाह रहा है, फ्यूजन करके एक क्यू बनाना चाह रहा है। तो देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये है आपको 25 और ये इसका एटॉमिक वेट 25 और ये कितना हुआ 50। तो 25 25 50 दोनों फ्यूज किया, तो फ्यूज करने पे ये 1 और 2 फ्यूज किया और 50 आ गया। तो 50 तो लेवल तो यही रह गया। मान लीजिए कि ये P है और P है, फ्यूज किया तो Q बना, तो लेवल तो बढ़ा नहीं। हमें तब फायदा होगा जब फ्यूजन में यहां से यहां चला जाए। हमें स्टेबल करना है और मोस्ट स्टेबल करने के लिए इस लाइन से फ्यूजन करके ऊपर वाली लाइन तक जाना, ऊपर वाली लाइन तक जाना है, बट ऊपर तो जा नहीं पाया। अगर आप ये ले रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि यहां से इससे हम लोग फ्यूजन कर सकते हैं, फ्यूजन करेंगे तो फ्यूजन करने का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी गेन करना। कहाँ स्टेबल हुआ आपका? अगर 25 को फ्यूजन करेंगे तो 50 बना और 50 वाला तो उसी लाइन पर आ गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये नो फ्यूजन, इस केस में यहां पे कोई फ्यूजन नहीं होगा। 4 1 to A और 50, तो ग्राफ ही लोग ऐसा देता है ना, नया नया ग्राफ दे देगा पेपर में कि अगर इसके साइंस को जानते हैं तो उससे रिलेट करना है आपको। बी करेक्ट हो जाएगा, बी को चेक कर सकते हैं, बी करेक्ट है, बी को चेक करके देख लीजिए। बी को चलिए चेक करते हैं। बी में ये लाइन आप बना लीजिए और ऐसे बना लीजिए इस तरह से। ये है आपका, ये जोन है 100 और ये जोन है 200 का और ये 0 है। और अगर हम लोग बात करें 51 to A और 100 के बारे में बात कर रहे हैं, लेट अपने मन से आप ले लीजिए A इज इक्वल टू 75। मान लीजिए बीचों बीच यहाँ पे ले रहे हैं 75, एक एटम P है और दूसरा एटम भी ले लीजिए P। सो दो एटम को फ्यूज करके देखिए तो, और Q बना लीजिए। तो यहाँ 75 और ये 75 फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने पे मिल रहा है 150 और 150 यहाँ आ जाएगा, 150 Q यहाँ आ जा रहा है। तो अभी आपको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ से आप फ्यूज करके यहाँ जाएंगे, अभी आपको फ़ायदा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ गया। क्योंकि फ्यूजन अगर आप इसी जोन पे रह गया, यही लाइन पे रह गया, तो स्टेबिलिटी तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्यों फ्यूजन करेंगे? कोई भी फ्यूजन और फ्यूजन जो भी होता है जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पे है यस, ये फ्यूजन डिफाइंड होगा, सो फ्यूजन होगा। तो इसलिए आपको बी करेक्ट है, ए रॉन्ग है, ए गलत होगा। तो ये दोनों बड़ा अच्छा पॉइंट था आईटी एडवांस के लिए, सीखने के लिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन एक करता हूँ मैं। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है पेरेंट न्यूक्लियस, एक पेरेंट न्यूक्लियस है और डिसोसिएट कर रहा है, डीके कर रहा है, डॉटर न्यूक्लियस में, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है पेरेंट न्यूक्लियस का और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डॉटर न्यूक्लियस का है। तो आई मेन क्वेश्चन है, बट है ये ग्राफिकल क्वेश्चन ही है। आप ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, आप जानते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में आप प्लॉट करते हैं, तो ये है, ये आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे,
ऐसे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप जानते हैं कि ये ऐसे पैटर्न फॉलो करना है आपको, ऐसे बनाना है, फिर ऐसे जाना है, ऐसे फॉलो करते हुए ऐसे आना है। सो पेरेंट न्यूक्लियस ये देख रहे हैं, ये आप रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन है फ्यूजन, ये फ्यूजन रिएक्शन है, ब्रेकिंग करना फ्यूजन वाला रिएक्शन है। फ्यूजन न्यूक्लियस में श्योर पेरेंट यहाँ रहेगा, ये पेरेंट यहाँ रहेगा और डॉटर, दोनों डॉटर यहाँ जाएगा क्योंकि ये फ्यूजन है ऐसा। तब तो क्लियर साफ दिख रहा है कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर पेरेंट न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी E1 होगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियस है, ये जो भी डॉटर न्यूक्लियस है, इनका बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो E2 होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो ये ऐसे इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बट है वो ग्राफ का कॉन्सेप्ट साफ दिख रहा है यहाँ से। E2 ग्रेटर देन E1 क्लियर सा, ऐसे साफ क्लियर दिख रहा है, E2 ग्रेटर देन E1, आंसर है सी। तो ये लेक्चर यहीं तक ग्राफ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन ही है, खूब सारा क्वेश्चन है और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बहुत सारा क्वेश्चन बनाऊंगा।